नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे इस अनपढ़ चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट और आज है हमारा लेक्चर नंबर 8। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था नोडल एनालिसिस के बारे में और मैश एनालिसिस के बारे में, उसके अलावा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेज के बारे में। यदि आपने वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पर उसका लिंक लिखा है, आप वो लेक्चर देख सकते हैं। अब आज जो है हम प्रॉब्लम की डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा नोडल और मैश एनालिसिस में थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और देखेंगे कि नोडल और मैश के कुछ स्पेशल केस के बारे में हम लोग यहाँ पे आज स्टडी करेंगे। ये नोडल एनालिसिस का थोड़ा एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। ये क्वेश्चन एडवांस लेवल का क्यों है ये थोड़ा धीरे धीरे मुझे समझ में आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में मुझे दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एट 500 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है मुझे करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला आपको पता है अगर आप नोडल एनालिसिस से कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले आपको जो है नोड आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जनरली कौन सी नोड आइडेंटिफाई करनी है, मुझे आइडेंटिफाई करनी है प्रिंसिपल नोड्स। प्रिंसिपल नोड्स मैं कहता हूँ जहाँ पे 3 या मोर देन 3 आपके जो है ब्रांचेज आके मिलती हैं। ठीक है, तो एक नोड मेरी आइडेंटिफाई हो गई है ये ए, इसे मैंने नाम दिया ए। दूसरी आइडेंटिफाई हो गई है बी, तीसरी हो गई है सी और चौथी हो गई है डी। ठीक है, अब आपको इसके बाद जो है चारों नोड जब आपने आइडेंटिफाई कर दी है उसके बाद आपको एक रेफरेंस नोड का चुनाव करना है। वो रेफरेंस नोड जो मैंने चुनी है वो चुनी है ये। ठीक है, और अब उसके बाद जो है आपको हर नोड के अक्रॉस कुछ वोल्टेज लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है इस ए के अक्रॉस वी ए, इसके अक्रॉस वी वी और इसके अक्रॉस वी सी। अब आपने तीनों नोड के अक्रॉस जो है आपने वोल्टेज भी ले लिया है। ठीक है, अब आपको केसीएल लगाना है, अलग अलग नोड पे आपको केसीएल लगाना है और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मगर जब आप थोड़ा सा इस प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा गौर करते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं वी ए और वी सी के बीच जो है यहाँ पे एक 8 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। ठीक है, और अभी तक तो मैंने पढ़ा था कि किसी भी सर्किट में करंट फ्लो होने के लिए रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखूंगा अगर इस वाली ब्रांच के लिए करंट के लिए तो वी ए माइनस वी सी अपॉन मैं क्या लिखूंगा, नहीं लिख सकता हूँ। कहीं ना कहीं मुझे क्या कर सकता है, डिफिकल्टी का सामना करना पड़ सकता है। तो जहाँ पे कुछ इस तरीके की सिचुएशन होती है वहाँ पे एक हमारा नया कंसेप्ट आता है जिसे बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ सुपर नोड। ये कंसेप्ट ऑफ सुपर नोड क्या होता है इसके बारे में अगर हम यहां पे लिखें थोड़ा सा, ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ सुपर नोड में सबसे पहले हमें सुपर नोड को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे दो नोड के बीच एक वोल्टेज सोर्स आ रहा है और ये दोनों नोड क्या है, नॉन रिफरेंस नोड हैं। तो व्हेन a voltage source is connected in between two non-reference node, जब आपकी दो नॉन रिफरेंस नोड के बीच कोई वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड होता है तब आप इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं सुपर नोड। तो मैं अगर यहां से एक डॉटेड लाइन की फॉर्म में दिखाऊं तो ये आपका ये पूरा का पूरा जो है आपका जो है ये क्या हो गया है, सुपर नोड हो गया है। तब क्या होता है, दीज two node and voltage source form super node। ठीक है, तो ये वोल्टेज सोर्स और ये दोनों नोड सुपर नोड फॉर्म करती है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आपको ध्यान रखना है, व्हेन ए वोल्टेज सोर्स, यहां पे मैंने वोल्टेज सोर्स कहा है चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स कैसा हो सकता है, चाहे डिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ठीक है,
ये वोल्टेज सोर्स आपका जो है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों हो सकता है। जब दो नोड के बीच कोई वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड हो तो ऐसा जब हमारा कोई बन जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सुपर नोड कहते हैं। दीज टू नोड एंड वोल्टेज सोर्स फॉर्म सुपर नोड। ये दोनों नोड और ये वोल्टेज सोर्स जो है हमारा सुपर नोड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब सुपर नोड का फॉर्मेशन आपका हो गया है। अब आपको इसको पर्टिकुलर एक पॉइंट कंसिडर करना है, एक नोड, मतलब आप चाहें तो एट। अब ये एक पूरा जो डॉटेड जो मेरा हो गया है एक सिंगल पॉइंट मेरा हो गया है। ठीक है, अब देखिए अब आपको इसको आगे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले अब इसके बाद अगला आता है, इसमें पहला स्टेप तो आपका ये हो गया, सुपर नोड हो गई है आइडेंटिफाई करना। दूसरे में आपने सुपर नोड को डॉटेड लाइन से कर दिया। इसके बाद तीसरा और इंपॉर्टेंट जो होता है, फाइंड वोल्टेज रिलेशन, फाइंड वोल्टेज रिलेशन बिटवीन दीज टू नोड एंड वोल्टेज सोर्स। आपको उसके बाद इस नोड और वोल्टेज सोर्स के बीच कुछ रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जैसे इस केस में मैं देखूं VA ये 8 वोल्ट है और ये VC है। ठीक है, जनरली अगर आप इसको KVL से भी सॉल्व करते हैं, KVL लगाते हैं, तो आपके पास आप VA देखिए, बहुत जगह पे डाउट होता होगा इसका VA अगर यहाँ पे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये ऐसे। ठीक है, ये प्लस वाला टर्मिनल जो है ये VA है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है अगर इस 8 वोल्ट की, तो 8 वोल्ट हो गया है ये मेरा प्लस माइनस 8 वोल्ट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे मेरा VC हो गया है प्लस माइनस VC कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब आप चाहें तो यहाँ से आप जो है सीधा KVL लगा के आप जो है रिलेशन निकाल सकते हैं। तो आपका रिलेशन हो जाएगा VA माइनस 8 माइनस VC इज इक्वल टू 0। तो VA माइनस VC इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये रिलेशन यहाँ से आपको पता चल गया है। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, फाइंड दी वोल्टेज रिलेशन बिटवीन दीज टू नोड एंड वोल्टेज सोर्स। वो रिलेशन आपका आ गया है, उस रिलेशन को जो है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, VA माइनस VC इज इक्वल टू 8 वोल्ट। ठीक है, अब आपको अपना सिंपल जो है जैसा आप KCL अप्लाई करते हैं वैसा ही KCL अप्लाई करना है बस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें आपने नोट कर ली हैं। ठीक है, अब इसको भी मैं यहाँ पे इरेज कर दिया है। अब इस क्वेश्चन में देखिए। ठीक है, अब आपके पास ये सुपर नोड बन गई है, इसको आप नोड A कहें, नोड C कहें, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब मैं आपको क्या करनी है, करंट की डायरेक्शन देनी है। ये आपकी IA करंट हो गई है, ये आपकी IB करंट हो गई है। क्योंकि ये दोनों अब सेम नोड है तो करंट तो जाएगी नहीं इस पे। ये आपने करंट की डायरेक्शन दे दी है यहाँ पे IC, और ये आपको I आपको निकालनी है। ठीक है, अब आप देखिए अप्लाई KCL एट नोड A। अगर आप नोड A पे KCL अप्लाई करें तो क्या कह सकते हैं आप, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, तो इस नोड A पे इनकमिंग करंट कौन कौन सी हैं, इस नोड A और नोड C एक ही अभी फिलहाल है। तो इन दोनों पे अगर आप देखें तो आपकी इनकमिंग करंट शायद कोई भी नहीं है, सारी की सारी क्या है, आपकी आउटगोइंग करंट है। तो सबसे पहली करंट आप लिख सकते हैं इसमें IA प्लस IB। ठीक है, अब आपको चूंकि पता है ये दोनों एक ही हैं तो VC बोले चाहे VA बोले एक ही बात है, I और ये IC इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप IA को लिख सकते हैं VA माइनस 0 अपॉन 500 प्लस IB आपका हो गया है ये माइनस ये, तो VA माइनस 12 अपॉन 125
प्लस आई आपकी जा रही है नीचे, वी सी माइनस 0/500, वी सी माइनस 0/500 प्लस आई सी हो गई आपकी ये वी सी माइनस वी बी, वी सी माइनस 12/125। ये आपकी बन गई है एक इक्वेशन। अब आप इस इक्वेशन में आपके देखिए, आपके वी ए और वी बी वी ए और वी सी अननोन है यहाँ से यहाँ पे आप, चूंकि आपको वी सी की वैल्यू इंपॉर्टेंट है तो आप रख सकते हैं यहाँ से वी ए की जगह पे आप जो है 8 प्लस वी सी इस इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 8 प्लस वी सी अपॉन 500 प्लस 8 प्लस वी सी माइनस 12/125 प्लस वी सी माइनस 0/500 वी सी माइनस 12/125 इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी Vc की वैल्यू आती है 4 वोल्ट। ठीक है, तो अब यहाँ से आपका Vc का वैल्यू आ गया है तो आप Va की वैल्यू भी निकाल सकते हैं इस रिलेशन से। तो आपका Va हो जाएगा 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 वोल्ट। ठीक है, ये यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया है, कैलकुलेशन नहीं करी है। आप लोग जो है इस कैलकुलेशन को दोबारा से आप रीवेरीफाई करेंगे। आप लोग मेरी तरह सीधा आंसर नहीं लिखेंगे, आप चेक करेंगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, मेन चीज़ है आपके कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, वी ए वी सी आ गया, फिलहाल आपको जो है ये करंट निकालनी है तो आप जो है आई की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ से आई की वैल्यू आपकी होगी वी सी माइनस 0/500 तो 4/500 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इस तरीके के सुपर नोड वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, जहां पे आपकी दो नोड के बीच कोई डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आता है तो उस समय आपकी सुपर नोड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सुपर नोड जो उन दोनों नोडों को, उस वोल्टेज सोर्स को एक डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट पहले करना है और वो पूरी की पूरी सारी की सारी डॉटेड लाइन जो है आपस में क्या बन गई है, एक सिंगल नोड बन गई है। बशर्ते आपको इन दोनों नोड के लिए इस वोल्टेज की फॉर्म में इक्वेशन लिख लेनी है। उसके बाद आपको सिंपल केसीएल लगाना है, उस इक्वेशन का यूज करना है और इस तरीके से जो है आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए इस तरीके की एक और प्रॉब्लम करते हैं, उससे जो है आपका जो है ताकि सुपर नोड में आपके कंसेप्ट की पकड़ थोड़ा सा और बढ़िया हो। आपको 12 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस जो है आपको करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इस समय पे मेरा मोटिव यहाँ पर है कि आपको मैं ये क्वेश्चन विद हेल्प ऑफ द नोडल एनालिसिस करवाऊँ। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को किसी और मेथड से, लूप से, मैथ से या सिंपल से कई तरीके से आप कर सकते थे, मगर इस समय पे क्योंकि मेरा आपको टारगेट है नोडल एनालिसिस से करवाने का, क्योंकि जो वो अभी आ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको नोडल एनालिसिस की फॉर्म से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, प्रिंसिपल्स नोड्स आइडेंटिफाई करनी है, जहां पे 3 या मोर देन 3 ब्रांचें आपकी मिलती हैं। ठीक है, तो एक हो गए आपकी ये, इसे मैंने नाम दे दिया है ए। एक हो गया है आपका ये, इसे मैंने नाम दे दिया है बी। एक हो गया है सी और एक हो गया है डी। मैंने जो है नोड आइडेंटिफाई कर दी हैं। ठीक है, अब नोड आइडेंटिफाई करने के बाद आपको एक नोड को रेफरेंस नोड लेना है। आप रेफरेंस नोड कोई सी भी ले सकते हैं, पर जनरली फॉर सिंप्लीफिकेशंस के लिए मैं नीचे वाली नोड को ही जो है रेफरेंस नोड लेता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसके अक्रॉस वोल्टेज हो गया है 0 वोल्ट। रेफरेंस नोड का मतलब ये है। ठीक है, अब आपको जो जो नोड आपको दी हुई हैं उसके अक्रॉस वोल्टेज अज्यूम करना है। इसके अक्रॉस मैंने मान दिया VA, इसके अक्रॉस VB और इसके अक्रॉस VC। ठीक है, अभी आपको दिख रहा है VA 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है तो VA आपका सीधा सीधा यहाँ पे हो गया है 12 वोल्ट। ठीक है, लेकिन आप जरा B और C के बीच गौर कीजिए। तो B और C के बीच जब मैं गौर कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है
दो नोड के बीच में मेरा डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो है मेरा सुपर नोड बन जा रहा है। ये दोनों नोड और ये वोल्टेज सोर्स मिलके जो है मेरा यहाँ पे सुपर नोड बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं कह सकता हूँ, ये डॉटेड लाइन की फॉर्म में जो मैंने दिखाया, ये मेरा जो है सुपर नोड बन गया है। अब इसको मैं जो है एक सिंगल नोड कंसिडर कर सकता हूँ, पर मगर कैसे, पहले मुझे इन तीनों के लिए एक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी जो इसको आपस में इनका इंटरलिंक करेगी, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली भी यहाँ से लिख सकता हूँ वी बी माइनस वी सी इज इक्वल टू -10, ठीक है। हो सकता है मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखी क्योंकि मुझे स्ट्राइक हो गया है। आपको अगर शुरू में स्ट्राइक नहीं हो रहा है तो आप यहाँ देखिए, ये यहाँ पे अगर कोई भी डॉट पॉइंट लिखा रहता है, इस फंडामेंटल को आप हमेशा ध्यान रख लीजिए, इसका मतलब होता है ये और ये, ठीक है। तो ऐसे ही वी बी अगर यहाँ पे है तो आप बी बी को बना सकते हैं ऐसे। इसके बाद आपने वोल्टेज सोर्स बनाया -10V और यहाँ पे आपका VC, ठीक है। ये आपका हो गया यहाँ तक, ये आपका VB। अब सिंपल जो है आप इन तीनों के लिए कुछ लिखें, रिलेशन लिखें, तो ये हो गया है माइनस प्लस, आप लिख सकते हैं प्लस VB प्लस 10 माइनस VC, ठीक है। तो यहाँ से हो गया है VB माइनस VC इज इक्वल टू -10, वो आपका यहाँ से भी आ गया है, ठीक है। तो ये आपको मैंने हल्का सा बेसिक से बताया कि ये कैसे आया है, ठीक है। अब हो सकता है आगे क्वेश्चनों में आए तो मैं ये चीज़ रिपीट ना करूँ, इसलिए मैंने आपको दोबारा से यहाँ पे अच्छे तरीके से एक बार बता दिया है। अब आप यहाँ पे देखिए, अब आपको ये रिलेशन मिल गया है। अब आपको सिंपल इस सुपर नोड पे आपको क्या करना है, अपना KCL लगाना है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ अप्लाई KCL एट सुपर नोड, ठीक है। मगर उससे पहले, लगाने से पहले आपको थोड़ा करंट की मार्किंग तो थोड़ा करनी पड़ेगी। मैंने मान दिया है ये I1 करंट नीचे जा रही है और ये I2 करंट यहाँ जा रही है, ठीक है। तो आप देखिए इस सुपर नोड पे मैं लिख सकता हूँ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। तो इस नोड पे अब ये सिंपल आपका ये एक पॉइंट हो गया है, जो मैंने डॉटेड लाइन जो दिखाई है सिंपल आपके लिए एक पॉइंट है, ठीक है। अब आप देखिए इसमें इनकमिंग करंट कौन कौन सी है, इस नोड में जो करंट आ रही है केवल 24 एम्पियर आ रही है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 24 इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट कौन सी है, सबसे पहले आउटगोइंग करंट है I1, ठीक है, जिसे मैं लिख सकता हूँ VC माइनस 0/6, ये पोटेंशियल माइनस ये पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। आप इसको दोबारा से एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि अगर ये R है, ये वोल्टेज VA है, ये वोल्टेज VB है, तो आपकी IAB की वैल्यू होती है VA माइनस VB अपॉन R। सिमिलरली इसी कंसेप्ट का मैंने यहाँ पे यूज किया है और मैंने VC माइनस 0/6 लिख दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं इस करंट की, I2 के बारे में अगर बात करें तो I2 आपकी हो गई है VB माइनस VA, ठीक है। VB माइनस VA, VA की वैल्यू है आपकी 12/8 प्लस 18 एम्पियर की क्या है आपकी आउटगोइंग करंट है, ठीक है। अब आप जो है इस 18 को इधर ले जा लीजिए, तो यहाँ से हो गया आपका 6 इज इक्वल टू, चूँकि आपको किसी एक अननोन को निकालना है VB या VC में से, तो यहाँ पे आप जो है VC की वैल्यू पुट कर सकते हैं VB प्लस 10, मैंने यहाँ पे पुट कर दी है VB प्लस 10/6 प्लस VB माइनस 12/8। तो जब आप इसको आगे यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये हो रहा है 6 × 24, दोनों का जो है LCM 24 यहाँ पे है, ये हो गया 4BB प्लस 40 3VB माइनस 36। तो आप यहाँ से आ रहा है ये 144 इज इक्वल टू 7VB प्लस 4। तो आपका हो गया है यहाँ से 7VB इज इक्वल टू 140, तो VB इज इक्वल टू आपका आ गया है 20 वोल्ट, ठीक है। अब आपका निकल गया है VB इज इक्वल टू
20 वोल्ट, तो आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो आपकी VC की वैल्यू आ गई है 30 वोल्ट। ठीक है, अब आपको चूंकि I निकालना है इस वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस, तो आप यहाँ पे जो है सिंपल सा अपना KCL लगा सकते हैं, मगर आपको इस 4 ओम के लिए करंट की डायरेक्शन देनी होगी, वो मैंने दे दी है नीचे के लिए। ठीक है, तो अगर KCL एट नोड ए में यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो इनकमिंग करंट कौन कौन सी हैं, इस पे इनकमिंग करंट है I प्लस आई टू इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट हो गई है आपकी I3। ठीक है, अब यहाँ से आप जो है वैल्यू पुट कर सकते हैं। I2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी, VB है आपका 20 माइनस 12/8, I प्लस 20 माइनस 12/8 इज इक्वल टू I3 आपका है 12 माइनस 0/4, 12 माइनस 0/4, तो I यहाँ से हो गया है +1 इज इक्वल टू 12/4, तो आपकी I की वैल्यू आ गई है यहाँ से 3 माइनस 1 बोले तो 2 एम्पियर। यहाँ से मुझे पता चल गया है कि मेरी जो है करंट सोर्स से जा रही है इस तरफ, मीन्स मैं ये भी कह सकता हूँ इस समय पे मेरा 12 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स जो है पावर डिलीवर कर रहा है। तो इस तरीके से हमने सुपर मैश का एक और क्वेश्चन देखा। जो सुपर मैश से डिफिकल्टी लेवल बन सकती थी उस तरीके के दोनों क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। अब कुछ इस तरीके की सिचुएशन हमारी मैश में भी आती है, तो अब हम बात करते हैं मैश एनालिसिस में उन कंडीशंस के बारे में। आपके पास है, आप में इसको हर लूप में जो है आपको करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मैं इसे कोशिश करूंगा मैश से एनालिसिस की हेल्प से सॉल्व करने की। अभी तक जो मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास कोई भी सर्किट है तो अगर आप उसे नंबर ऑफ KCL इक्वेशंस और नंबर ऑफ KVL इक्वेशंस इस तरीके की फॉर्म में अगर आप उसे सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो अगर आप KCL के इक्वेशन से सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आपको रिक्वायर्ड होते हैं n-1। ठीक है, n-1 इक्वेशंस की आपको ज़रूरत होती है अगर उस सर्किट में जो है n क्या हो, प्रिंसिपल नोड हो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ KCL इक्वेशंस में n होती है आपकी प्रिंसिपल नोड। ठीक है, अगर मैं बात करूं KVL इक्वेशन में, तो KVL इक्वेशन आपको रिक्वायर्ड होती है नंबर ऑफ मैश जिसमें होते हैं, और नंबर ऑफ मैश के लिए आप इससे पहले लेक्चर में आप पढ़े हैं B प्लस n-1। ठीक है, जहां पे B होती है ब्रांच, n होती है नोड्स -1। ठीक है, तो अगर मैं इस सर्किट की बात यहाँ पे करूँ तो मैं इस सर्किट को जो है विद द हेल्प ऑफ KVL सॉल्व करना चाह रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखें, इस सर्किट में आप कहें कि इस सर्किट में कितने मैश हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, ये तीसरा मैश है या नहीं है इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, मैश क्या होता है, क्लोज लूप तो होता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये क्लोज लूप तो है, इसका मतलब ये मैश तो है। मगर इस मैश में आप देखिए ये करंट 5 एम्पियर है, तो मतलब वो 10 ओम में और 12 ओम में भी वो 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही होगी, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं सुपर मैश। ठीक है, क्या बोलते हैं, इस कंसेप्ट को बोलते हैं सुपर मैश। जैसे नोडल में आता था सुपर नोड, वैसे इसमें आता है सुपर मैश। ठीक है, सुपर मैश का मतलब क्या हुआ, व्हेन एनी मैश कंटेनिंग करंट सोर्स, जब कोई मैश जो है करंट सोर्स कंटेन करती है। ठीक है, व्हेन एनी मैश कंटेन करंट सोर्स, जब आपकी कोई भी मैश करंट सोर्स कंटेन करती है तो आपका सुपर मैश का कंसेप्ट आता है। ठीक है, अब आप देखिए आपको इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आप
मैं जब मैश एनालिसिस से सॉल्व करता था तो मैं मैश आइडेंटिफाई करता था। यहाँ पे मैंने मैश आइडेंटिफाई कर दी है। उसके बाद मैं क्या करता था, करंट की वैल्यू देता था। जैसे इसमें मैंने दी I1, इस पे मैंने दी I2। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, इस केस में मैं जो मैश मेरी आएगी उसमें मैं करंट की वो वैल्यू दूंगा जो फ्लो हो रही है, मीन्स ये 5 एम्पियर। ठीक है, ये करंट मेरी फ्लो हो रही है। ठीक है, बस यही सुपर मैश का कंसेप्ट है। इसके बाद जो है आप सर्किट को जिस तरीके से सॉल्व करते थे उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मैं अगर इसके लिए इक्वेशन लिख रहा हूँ तो आप जो है, मैं पोलैरिटी दे रहा हूँ प्लस माइनस, उसके बाद मैं मान रहा हूँ प्लस माइनस। ठीक है, जब देखिए अगर मैं प्लस माइनस यहाँ पे ले रहा हूँ नीचे के लिए, तो क्योंकि ये क्या हो रहा है, I1 माइनस I2 हो रहा है। ठीक है, अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे प्लस माइनस पोलरिटी मैं तब दे सकता हूँ जब मैं मान रहा हूँ I1 माइनस I2 पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव मीन्स I1 की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि करंट नीचे कब फ्लो होगी, I1 I2 में से करंट नीचे तब फ्लो होगी जब मेरे I1 की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर I2 की वैल्यू ज़्यादा हो गई है तब तो करंट ऊपर की तरफ फ्लो होनी चाहिए, पोलरिटी चेंज हो जानी चाहिए थी। ठीक है, वो भले ही मैथमेटिकली जो आएगी, पर मैंने अज्यूम किया है मेरे I1 की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए मैंने लिखा है I1 माइनस I2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो पोलरिटी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे नीचे के लिए ले रहा हूँ, मतलब इसके अक्रॉस जो मैं ले रहा हूँ I2 माइनस 5 में ले रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे है। तो अगर आप जो है इसे मैं मान देता हूँ लूप A, इसे मैं मान देता हूँ लूप B, इसे मैं मान देता हूँ लूप C। ठीक है, तो KVL एट मैश A। ठीक है, इस मैश ए में अगर आप जो है KVL लगाएंगे तो सिंपल वही टेक्निक आपको अपनानी है। कोई एक सिंबल पकड़ना है, मैंने पकड़ा है यहाँ से 12। ठीक है, 12 पकड़ा है तो यहाँ हो जाएगा 12 मैंने पकड़ा, मतलब मैं जा रहा हूँ, मैंने दूसरे नंबर वाला पकड़ा 12, तो यहाँ से हो गया -2 इंटू I1। अब मैं आ रहा हूँ नीचे -4 इंटू I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। ये हो गई है मेरी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें जनरली किसी सेल या बैटरी के स्ट्रक्चर में, तो हमारा किसी भी सेल या बैटरी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, इसे मैं कह सकता हूँ उसका EMF और ये उसका R इंटरनल। ठीक है, जनरली जो हमारा जो कोई सेल है, सेल की रेटिंग हम जो है वोल्टेज और करंट की फॉर्म में देते हैं, और किसी बैटरी की अगर हम रेटिंग देते हैं तो बैटरी की रेटिंग दी जाती है एम्पियर्स आवर्स की फॉर्म में। ठीक है, तो मगर जो बेसिक इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किसी भी सेल या बैटरी का सेम ही रहता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर VT है इसका टर्मिनल वोल्टेज, तो जब तक किसी सेल या बैटरी में कोई लोड कनेक्टेड नहीं होता है, मेरा टर्मिनल वोल्टेज ही मेरा EMF होता है। इसीलिए कोई भी जो सेल रखा हुआ रहता है, कोई भी जो बैटरी रखी रहती है, वो फ्यूज नहीं होती है, वो कभी डिस्चार्ज नहीं होती है, क्योंकि उसमें लोड कनेक्टेड ही नहीं है। ठीक है, मगर जैसे ही मैं यहाँ पे कोई लोड कनेक्ट कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे R वैल्यू का लोड कनेक्ट किया, अब आपका जो है यहाँ से सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। उस करंट की वैल्यू हो जाती है अपॉन R इंटरनल। ठीक है, अब आपका जो है टर्मिनल वोल्टेज आ जाता है इस केस में V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू R इंटरनल। ये आपका जो है VB आ जाता है। तो यहाँ से मुझे एक और चीज़ समझ में आ रही है कि मेरा EMF जो है हमेशा टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा होता है। EMF is always greater than terminal voltage. EMF is greater than टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, अब जो है मुझे मेरी अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है इन सेल्स को कनेक्टेड करना पड़ता है, क्योंकि जनरली जो मेरे पास जो बैटरी रहती है वो 2 वोल्ट या 20 वोल्ट या 5 वोल्ट या 8 वोल्ट की है, तो अलग अलग, और उसकी करंट रेटिंग अलग अलग है। तो मुझे अपनी करंट रेटिंग के हिसाब से, अपनी वोल्टेज रेटिंग के हिसाब से इन सेल या बैटरी को कनेक्ट करना पड़ता है। जैसे सपोज मेरे पास जो है 2 वोल्ट की जो है 10 बैटरियां हैं,
तो अगर मुझे 20 वोल्ट चाहिए आउटपुट में, तो मैं इन सारी 2-2 वोल्ट की बैटरियों को सीरीज में कनेक्ट करूँगा। ठीक है, ऐसे ही मुझे अगर करंट रेटिंग को इम्प्रूव करना है तो मैं जो है इनको सबको पैरेलल में कनेक्ट करूंगा, क्योंकि पैरेलल में मेरा वोल्टेज तो 2 वोल्ट कांस्टेंट रहेगा मगर मेरी करंट रेटिंग बढ़ जाएगी। तो अभी हम जो है यहाँ पे सिंपल जो है एक किसी सेल की एनालिसिस करते हैं, n सेल्स को जो है हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं उससे करंट रेटिंग को अगर हमें इम्प्रूव करना हो तो किस चीज़ को जो है हमें जो है चेंज करना है और किस चीज़ की वैल्यू कम या ज़्यादा रखनी है। यदि किसी सर्किट में मेरे n रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्टेड हैं, ये है n रेजिस्टेंस। ठीक है, n रेजिस्टेंस मेरे ये यहाँ पे मैंने जो है बहुत सारे n सेल्स को जो है मैंने यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट किया है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इसका मैं इक्विवेलेंट लिखूँ तो n सेल्स मैंने सीरीज में कनेक्टेड किए हैं कुछ इस तरीके से, जो है सेम पोलरिटी के साथ जो है मैंने प्लस माइनस कनेक्ट किए हैं, तो NE ये हो गया है। इसका अगर मैं एक और इक्विवेलेंट बनाऊँ तो इसका इक्विवेलेंट जो है अब मेरा कुछ इस तरीके का हो गया है। ठीक है, ये मेरा हो गया है N इंटू ई, और N रेजिस्टेंस हैं और एक का R इंटरनल है, तो NR इंटरनल और ये मेरा R हो गया है। जहाँ जो मेरा सर्किट जो है इतना बड़ा जो फॉर्म हो रहा था, अब वो सर्किट जो है मेरा केवल इतना छोटा सा ही फॉर्म हो गया है। इसके बारे में हम थोड़ा सा जो है एनालिसिस करते हैं। ये मेरा R मैंने कोई लोड कनेक्टेड किया था और जो है अब मेरा जो है ये सर्किट इस तरीके का हो गया है, ये R NE NR इंटरनल। ठीक है, अब जो है मुझे इस सर्किट में अगर करंट निकालनी होगी तो मैं I की वैल्यू लिख सकता हूँ NE अपॉन R प्लस इंटू R इंटरनल। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, इफ R is very greater than एज कंपेयर टू एन R इंटरनल से, तो मैं लिख सकता हूँ, नीचे वाली टर्म्स को मैं हटा सकता हूँ, तो I इज इक्वल टू मेरा यहाँ से हो जाएगा N इंटू ई अपॉन R। ठीक है, तो यहाँ से ये E अपॉन R है मेरा करंट इन ईच सेल। ठीक है, तो यहाँ से जो चीज़ मेरे काम की निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है, अगर मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हाई वैल्यू का रखा हुआ है तो मेरी जो है करंट रेटिंग N इंटू करंट रेटिंग इन ईच सेल हो जाती है। तो यहाँ से कह सकता हूँ मैं, इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम करंट इन सीरीज कनेक्शन, इन ऑर्डर to get maximum current in series, अगर आपको सीरीज में मैक्सिमम करंट चाहिए तो आपका R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी ग्रेटर देन NR इंटरनल होनी चाहिए, NR इंटरनल से बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब इसी केस में अभी मैं जो है दूसरा केस यहाँ पे देखता हूँ। सपोज मेरी R की वैल्यू वेरी कम है N इंटू R इंटरनल से, तो इस केस में आप जो है R को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपकी I की वैल्यू हो जाती है
एन ई अपॉन एन आर इंटरनल, यहाँ से एन एन कैंसिल, तो ई अपॉन आर हो गया है, ये भी हो गया है करंट इन इंडिविजुअल सेल। ठीक है, ये इंडिविजुअल सेल। तो अगर आपको सीरीज में करंट की वैल्यू कम रखनी है तो आपको जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम रखनी है। ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट मिनिमम करंट इन सीरीज, तो उस केस में आपको आर की वैल्यू लेस देन एन इंटू आर इंटरनल रखनी है। ठीक है, तो ये हमने केस देखा सीरीज में ऐसी जो है हम जो है बैटरियों को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते थे। तो अगला एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, हम जो है एम बैटरियों को जो है पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मैंने एम सेल्स जो है आपके पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। एक का है आर इंटरनल ई ई ई, आर इंटरनल आर इंटरनल। ठीक है, अब आपको पता है कि पैरेलल में जो है वोल्टेज सेम होता है, तो अब अगर आप मैं इसका इक्विवेलेंट बनाऊं तो इसका इक्विवेलेंट कुछ इस तरीके से बनेगा। ई की तो वैल्यू आपकी रहेगी ई, मगर इन रजिस्टेंसों की वैल्यू जो है ये एम टाइम्स हैं, तो आर इन अपॉन एम जो है इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई है, क्योंकि दो रेजिस्टेंस तो बाई टू हो जाता है, एन रेजिस्टेंस है तो आर इंटरनल अपॉन एम हो गया है, और यहाँ से ये आर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो अब आप यहाँ से आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ई अपॉन आर इंटरनल अपॉन एम प्लस आर। ठीक है, तो जब मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करता हूँ तो मेरा हो जाता है एम ई अपॉन आर इंटरनल प्लस एम आर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मेरे आर की वैल्यू जो है वेरी वेरी लेस देन आर इंटरनल, तो मैं इस टर्म्स को नेगलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ से मेरी आई की वैल्यू आ जाती है एम इंटू ई अपॉन आर इंटरनल। ठीक है, तो यहाँ से मुझे एक चीज़ जो समझ आ रही है, एम हो गए नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल, ये हो गया है करंट इन ईच सेल। ठीक है, तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़, इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप मुझे जो समझ में आ रही है, अगर मुझे पैरेलल में सेल कनेक्टेड हैं और मैक्सिमम वैल्यू की करंट चाहिए तो मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए। जबकि इससे पिछले एग्जांपल में जब मैंने एन रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट किए थे, उस समय यदि मुझे करंट की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तो मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है हाई एज पॉसिबल होना चाहिए। यदि मैं इन दोनों केस को सम अप करूं, यहाँ पे सीरीज के केस में और यहाँ पे पैरेलल के केस में, तो इफ मेरा आर एक्सटर्नल हाई होगा तो मेरी सीरीज में क्या होगी, करंट की हाई वैल्यू होगी। सिमिलरली इफ मेरा आर एक्सटर्नल लो होगा तो मेरी करंट की वैल्यू हाई होगी। किसके केस में, पैरेलल के केस में। तो चलिए इस लेक्चर को आज यहीं पे समअप करते हैं। अब हम जो है आगे बढ़ेंगे नेटवर्क्स थ्योरम की तरफ। तो आप लोगों को जो है इस आज के लेक्चर से रिलेटेड जो है जो भी क्वेश्चन है वो आपको जो है गूगल ड्राइव का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, आपको ये मेरा लेक्चर अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक कीजिए। आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है आपके किसी और फ्रेंड के काम की है तो प्लीज़ जो है ये लेक्चर जो है उसको फॉरवर्ड करें।
इसके अलावा जो है आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 8 हो गया है। लेक्चर नंबर 10 के बाद जो है हम एक समरी लेक्चर बनाएंगे, जहाँ पे जो है हमने लेक्चर 1 से लेकर जो है लेक्चर 10 तक जितना पढ़ा है उसको जो है थोड़ा सा जल्दी से सम अप करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो है हम जो है क्वेश्चन जो आपको दे रहे हैं पर डे जो है उन्हें लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 10 तक के जो क्वेश्चन रहेंगे उनको जो है 10 लेक्चर होने के बाद जो है हमारी जो है उस स्पेशल क्लास होने के बाद भी जहाँ पे हम इसको सम अप करेंगे, उसके बाद जो है हम उन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। तो आप हमारे अनपढ़ चैनल के साथ बने रहिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। धन्यवाद।